पार्टी टिकट किसे दे किसे नहीं, इस बात को लेकर जहां पार्टी के आला कमान उधेर बुन में है, वहीं जनता की भी निगाहें टिकी हुई हैं कि परिणाम चुनाव टिकट किसे मिलता है और कौन उम्मीदवार बनेंगे। कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां राजद, जो कि लोजपा से आए हैं, राजद में समरेंद्र कुणाल जी का मानना है कि राजद की ओर से उन्हें टिकट मिलेगा और वे चुनाव लड़ेंगे। आइए जानते हैं समरेंद्र कुणाल जी, वरीय नेता, क्या कह रहे हैं। नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। खास कार्यक्रम में हम आपके साथ आफ्ताब आलम, और इसी कड़ी में आज हम कटिहार के युवा तेज तर्रार नेता समरेंद्र कुणाल, चाहे बात रोड की हो या गरीबों की हक की हो, हमेशा लोगों के बीच खड़े होके लोगों की समस्या को जाने। आइए चलिए हम आपको लेके चलते हैं कटिहार के सदर नेता और युवा तेज तर्रार नेता समरेंद्र कुणाल के साथ। सर नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका नमस्कार। सर, आप किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मैं कटिहार सदर विधानसभा 63 संख्या से मैं चुनाव लड़ता हूं और इस बार मैं प्रयास में हूं कि मुझे पार्टी एक मौका दे चुनाव लड़ने के लिए। सर, पहले आप शिवसेना में थे, फिर लोजपा में आए और आप राजद में। सर, क्या वजह रही? देखिए, शिवसेना में मैं तब था जब मेरे छात्र जीवन था। छात्र जीवन के समय में मैं शिवसेना की राजनीति करता था, लेकिन बाद के दिनों में मुझे समझ में आया कि शिवसेना की राजनीति अप्रासंगिक है बिहार के लिए, विशेषकर समाज के लिए। चूँकि शिवसेना की राजनीति क्षेत्रवाद पर आधारित थी और धर्म पर आधारित थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। चूँकि हमारे साथ सभी धर्म के लोग थे और बिहारियों के प्रति उनकी जो नज़रिया थी वो काफ़ी द्वेषपूर्ण था, इसलिए हमने शिवसेना जैसी पार्टी से अपने आप को अलग कर दिया। क्योंकि इसलिए कि छात्र जीवन था, आप समझ ही रहे हैं कि छात्र जीवन में बहुत कुछ राजनीतिक चेतना नहीं होती है, बहुत कुछ जानकारी का अभाव होता है। तो शुरुआती दौर में था, मैं शिवसेना में था। उसके बाद मैं लोक जनशक्ति पार्टी में, चूँकि माहौल एक ऐसा था कि मुझे लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और समाजवादी विचारधारा से मैं प्रेरित था। समाजवादी विचारधारा को लेकर के मैं लोक जनशक्ति पार्टी, चूँकि वैकल्पिक रूप से मुझे यह समझ में आ रहा था कि कटिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में मैं रहकर काम कर सकता हूँ, अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन बाद में जब लोक जनशक्ति पार्टी को भी हमने देखा, क्योंकि मैं लोक जनशक्ति पार्टी में रहकर 9 वर्षों तक पार्टी के ईमानदारी से सेवा किया। 2010 में पार्टी ने चुनाव में गठबंधन कर लिया राष्ट्रीय जनता दल से, तो मैंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मैंने ईमानदारी के साथ गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मैंने मदद किया। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव कटिहार में 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि आने वाले समय में फिर मौका मिलेगा। अभी ऐसा मुझे एहसास हुआ कि फिर आगे आने वाले समय में मौका मिलेगा। पार्टी के अनुशासन को मैंने माना और मैं पार्टी में ही रहा। लेकिन बाद के दिनों में 2014 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, राष्ट्रीय जनता दल से भी गठबंधन लोजपा ने तोड़ करके भाजपा के साथ गठबंधन कर दिया। तो मुझे लगा कि इस पार्टी के अंदर में जो विचारधाराएं है वो सत्ता से को लेकर के है, सत्ता के पीछे भाग रही है और उसमें जो कार्यकर्ता समर्पित होकर काम कर रहा है उसकी भावना का कोई, और बहुत तेजस्वी नाम ही नहीं, तेज है भी, तेज तर्रार है। और उनका देखिए एक भावना, युवा का भावना युवा ही समझेगा। बेरोजगारी का जो आलम है पूरे देश में, विशेषकर बिहार और कटिहार में, तो उसको इस भावना से अवगत माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं और उनका प्रयास है कि निजी तौर पर हो चाहे जैसे भी हो और सरकारी जगहों पर हो चाहे जैसे भी हो, रोजगार की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करें। देखिए, बेरोजगारी एक ऐसा चीज़ है जो पूरी दुनिया में है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, कहीं 5% कहीं 10%। लेकिन देश के अंदर में जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ये देश के लिए सही नहीं है और राज्य के लिए भी सही नहीं है। तो हम कंट्रोल करें
बेरोजगार की संभावना इतना दें कि हमारा समाज, हमारा सिस्टम जो है अनियंत्रित नहीं हो। एक बेरोजगारी बढ़ने से कई तरह की परेशानियां आ जाती है, अराजकता फैल जाता है, अपराध बढ़ जाते हैं, सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। इसलिए बेरोजगारी एक बड़ी समस्या जैसी समस्या के लिए हमारा प्रयास है। और हम एज ए, मान लीजिए कि ऐसा अवसर जनता देती है, एज ए विधानसभा में मुझे मौका मिलता है जाने का और जनता देती है, तो निश्चित तौर पर हमने पहले आपको कहा कि जो भी बंद पड़ी औद्योगिक कारखाने हैं, चाहे जूट मिल हो, RBHM जूट मिल हो, सन बायो हो, फ्लावर मिले हैं, ये सारी मिलों को कोशिश किया जाएगा चलाने का, और चला भी है। कटिहार सन बायो मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जब भी हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में 2001 में चालू हुआ था, लेकिन फिर बाद में 2010 के आसपास में इस मिल को बंद कर दिया, लगभग बंद होने के कगार पर है। समझ लीजिए निजीकरण हुआ, उसके बाद से बंद होने के कगार पर है। सिस्टम में गड़बड़ी आ गई बाद में, इसलिए। और RBHM जूट मिल जो है, ये बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, 2015 के अगस्त महीने में इस मिल को बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया? नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग ने कहा कि मिल गड़बड़ है, ये मिल नहीं चल पाएगा, जबकि इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने इस मिल को चालू किया और बाज़ाब्ते इसके मिल को 1000 करोड़ रुपया आवंटित भी किया चलाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम में गड़बड़ी है कहीं ना कहीं, तब नहीं इस तरह के हो रहा है। तो पूरे NJMC को भंग कर दिया गया। सवाल है, भंग कर दिया ठीक है, निजीकरण दे दो, निजीकरण कर दो, लेकिन कम से कम रोजगार की संभावना है, लेकिन वो भी नहीं। अब पता नहीं है आने वाले समय में क्या होने वाला है। सरकार बदलेगी तो हमें संभावना नजर आ रहा है कि निश्चित तौर से दोनों फैक्ट्रियां चलेगी। पूरी मार्केट देख रहे हैं, जो नगर निगम की जमीन पर लगा हुआ है, वो कर पूरी मार्केट का जो प्लेस है, उस प्लेस पर मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स नगर निगम बनाए, और नगर निगम पर इसके अलावे वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो। बड़े शहरों में आप देखे होंगे कि 500 मीटर, 1-1 किलोमीटर लोग गाड़ी पार्किंग करके लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो फिर कटिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ये प्लानिंग करना होगा, और प्लानिंग करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। और आप चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद घर में जाकर अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आप चुनाव जीतने का मतलब है कि आप पूरी कंप्लीटली आपको अपना गार्जियन जनता ने बना दिया, अपना नेता, आपको जनसेवक बना दिया, मान लिया संवैधानिक तरीके से। तो आपको 24 घंटा समय देना होगा उस जनता के लिए, जिस जनता आप पर अपेक्षा करती है, जिस जनता ने आपको मत देकर के एक विधायक बनाने का काम किया है। तो ये मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स बने, वहाँ पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी रहे, और पार्किंग की व्यवस्था जो है बेसमेंट अंदर में हो। सारी गाड़ियां जो भी मार्केट में जा रही हैं वो सिर्फ वहीं पार्क, वहीं से आपको उतर करके जा करके आपको शॉपिंग करना है। तो मार्केट में लोड कम होगा और मार्केट की खूबसूरती भी बढ़ेगी और रेवेन्यू भी आएगा नगर निगम को इसके माध्यम से। तो एवं प्रकार से हमारा ये लक्ष्य है। इसके अलावे जैसे सुरक्षा के लेकर के ही भी है कि जो भी आज चोरी डकैती अपहरण हत्या जो भी कुछ होता है शहर में, इसके लिए पुलिस गश्ती एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। तो ये सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ SP की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ थानेदार की नहीं है या SDO या कलेक्टर की नहीं है, ये जिम्मेदारी एक नेता को भी है। वो कितना सजग है अपने समाज की सुरक्षा को लेकर के, और वो कितना किस विषय पर कभी भी अपराध होता है तो वो कितना संवेदनशीलता के साथ प्रशासनिक अधिकारी पर दबाव बनाता है। तो ये इस पर भी हमारा एक फोकस है, उसकी भी अलग से हमारी प्लानिंग है कि मेरा प्लानिंग है कि प्रशासन का पेट्रोलिंग, पुलिस की कितनी चुस्ती है, सुस्ती नहीं चुस्ती है, इस पर हमारा नजर है। इसके अलावे जैसे PMRY लोन है या बेरोजगारों के लिए जो सरकार लोन के प्रावधान किया है, वो लोन सही ढंग से बेरोजगारों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बैंक क्यों नहीं दे रही है, क्यों वापस जा रहा है, इस पर मेरा फोकस है। इसके अलावे कटिहार में निवेश कराना, हम कहते हैं कि ठीक है सरकार प्रयास करती है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनका प्रयास हो रहा है नहीं हो रहा है उसको मुझे नहीं जाना है। हमारी अगर सरकार बनती है, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से निवेश करेंगे। और इसके अलावे मेरे तरफ से व्यक्तिगत तौर पर एक विधायक के रूप में मैं कोशिश करूंगा कि कटिहार में नहीं बड़ी उद्योग, कम से कम 500, 200, 300 की रोजगार देने वाली जो संभावनाएं हैं, जो लघु उद्योग टाइप का उद्योग कटिहार में कैसे बने, औद्योगिक संस्थान जो पहले था मिनी औद्योगिक नाम से जाना जाता कटिहार, वो फिर कैसे वापस आए, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देश के जितने भी पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनको कटिहार में निवेश कराएं। क्योंकि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कई तरह की खेती होती है, हमारे यहाँ केला होता है, जूट होता है, मकई होता है, कपास जूट होता है, इसके बाद बांस की खेती होती है, मखाने की खेती होती है। इस तरह से जितने भी खेती होती है इस पर आधारित हमारे कटिहार में उद्योग लगे। और जब भी छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो, जब उद्योग लगेंगे तो निश्चित रूप से
200, 300, 150 की संख्या में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, तो हमारे यहाँ से पलायन नहीं होगा, हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये हमारा मिशन है। और इसके बाद जो शिक्षा व्यवस्था है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से लूट हो रही है। हम आपके सीमांचल चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये दुकानें जो बंद चल रही है, दुकानें नहीं इस तरह से चलाएं। आप ठीक है, आप पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, आप लीजिए, पैसा लीजिए, लेकिन एक वाजिब पैसा लीजिए, जो सही पैसा वो लीजिए, कोई नियंत्रण नहीं। आज सीबीएसई बोर्ड जो है सीधा समझ लीजिए भ्रष्टाचार का अड्डा है। और इसी सीबीएसई बोर्ड के कारण जो है आज जितने भी स्कूलें हैं, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000 एवं प्रकार से एनुअल फी, री एडमिशन के नाम पर फीस, ट्यूशन फी, स्मार्ट क्लास, गेम्स, किताब, कॉपी, टाई, बेल्ट, बैग, इन सभी चीज के नाम से तरह तरह से आम आदमी को मुश्किल कर दिया है, बच्चे को पढ़ाने में आर्थिक रूप से परेशान कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस पर मेरा फोकस रहेगा कि सरकार को इस पर ध्यान देना है। इसको लेके तो आप धरना भी दिए, मैं कंटिन्यू